नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन कोर्स, मैथमेटिक्स का कोर्स, जो कि मोस्ट अवेटेड था। आपके द्वारा बहुत ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था बार बार में कि मैथ का कोर्स लाया जाए, मैथ का कोर्स लाया जाए। तो उसके लिए मैथ का कोर्स की जो आज की क्लास होने वाली है, बेसिकली इसमें हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है और कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होगी। एक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम कहते हैं कि इसकी कहानी होगी कि किस तरीके से मैथ का डेवलपमेंट हुआ। आज जिस मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं वो किस तरीके के, मतलब हज़ारों सालों तक का उसने सफ़र तय किया है, वो कहाँ कहाँ से होके आज हमारे सामने जो निवर्तमान जो मैथमेटिक्स है वो हमारे सामने है, वो किस प्रकार पहुँची है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, दैनिक जीवन में उपयोग, और कौन कौन से एग्जाम का सिलेबस हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर होने वाला है वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन होगा मैथ का। तो देखो, बताया जाए आपके लिए कि क्या क्या कवर होगा। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि मैथमेटिक्स क्या है। सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हमारा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि मैथ की कहानी क्या है, इसकी कहानी क्या होगी, या फिर एज ए इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी देखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा अपना कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, इसके प्रॉफिट क्या क्या हैं। इसके अलावा डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या क्या है और किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम जो होंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनका सिलेबस हमारे द्वारा कराया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको सिलेबस कराया जाएगा वो कौन कौन सी एग्जाम कवर करेगा। तो फर्स्ट एग्जाम जो हमारी होगी वो होगी RAS और IAS, सिविल सर्विसेज में जहाँ पे भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। CSET का पेपर, इवन UPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक असिस्टेंट कमांडेंट या फिर EPFO या फिर CDS या NDA का बेसिक मैथ, एडवांस मैथ नहीं कर पाएंगे हम आपके लिए, जो अपकलन समाकलन वाला पोर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन बेसिक मैथ हो जाएगा। CDS का कंप्लीट सिलेबस होगा आपके द्वारा, हमारे द्वारा कराया जाएगा जो। इसके अलावा जो स्टेट PCS होते हैं, स्टेट PCS में मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है वो कंप्लीट कवर की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में जैसे पटवार का, या यूपी में लेखा कहते हैं महालेखाकारी का, या फिर देखा जाए रीट लेवल 1 और लेवल 2। रीट लेवल 1 जो राजस्थान में होती है टीचर के लिए एग्ज़ाम, या टीचर से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है जहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है बेसिक्स में, वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा NTPC कराया जाएगा, पुलिस का कराया जाएगा, पुलिस में SI और कांस्टेबल, जिसमें SSC मैन रहेगा, SSC का भी कराया जाएगा, और SSC CPO। देखो, SSC का अगर इसमें सिलेबस कराए जा रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट थिंग तो बता दें कि जो मैथमेटिक्स हम पढ़ाए जा रहे हैं उसमें बेसिक से लिया जाएगा और आपको डीपली, इसके अंदर आपकी डीपली अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, डीपली अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें कि किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती हैं। कई बार क्या हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स, उसके बावजूद भी भूल जाते हैं, या एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा हम तैयारी करके जा रहे हैं। तो वो सारे जो लीक पॉइंट हैं, लीकेज हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। IAS, IPS है, RAS है, जितने भी स्टेट PCS हैं, और या UPSC जहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो कंप्लीट सिलेबस। पटवार, रीट, NTPC, SSC CPO, पुलिस में SI और कांस्टेबल में मैथमेटिक्स जहाँ पूछी जाती है वो कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा। अब देखो, अगला देखते हैं ये मैथमेटिक्स क्या होता है। देख लें मैथमेटिक्स क्या होता है, पहले देखते हैं, चलो मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या है, तो ये देखते हैं। तो देखो, मैथ की जो डेफिनेशन, एक चीज़ आप समझ लें कि मैथमेटिक्स का जो विकास हुआ है वो मानव की उत्पत्ति से भी एक तरीके से पहले का कहा जा सकता है, लेकिन ये सामने कब आया, जब मानव की उत्पत्ति हुई और मानव ने अपना विकास करना स्टार्ट किया। जैसा कि देखो, मैंने यहाँ पे बताया गया है, ये लगाया हुआ, देखो ये मानव की मस्तिष्क की इमेज लगाई हुई है। तो जितनी भी मानव का मस्तिष्क होता है उसमें जितने भी उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं, चिंतन करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मानव को अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो वो चिंतन करने की जो शक्ति है वो मैथमेटिक्स से डेवलप होती है। तो देखिए किस तरीके से, अब हम ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स वह भाषा है, लेकिन भाषा भी कौन सी, वह प्राकृतिक भाषा है। कौन सी, प्राकृतिक भाषा है।
अर्थात प्रकृति के साथ ही यह भाषा उत्पन्न हो गई थी। जैसे भी हम और लैंग्वेज देखते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, या ब्रिटिश है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं या बोलियाँ हैं वो मानव की उत्पत्ति के बाद मानव द्वारा निर्मित हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स की, गणित की जो भाषा है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य ने इसको बनाया है। मनुष्य ने इसको सरलतम रूप दे सकता है, संशोधन कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ों में सुधार हो सकता है। सुधार के इन सेंस कि वो अपने लिए ईजी बना सकता है उन चीज़ों को, कि मानव उन चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर सके, इस तरीके से उस रूप में प्रस्तुत कर सकता है। बाकी मैथमेटिक्स की जो भाषा है वो प्रकृति के निर्माण के साथ ही स्टार्ट हो गई थी। तो क्या है, मैथमेटिक्स वह भाषा है जिसका प्रयोग हम समझने और समझाने के लिए करते हैं। अब देखो ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है कि क्या समझने और समझाने के लिए करते हैं। तो देखो इस चीज़ को मैं आपको बताऊं कि आदिकाल से वर्तमान तक, यानी जब से आदिकाल मानव का जन्म हुआ, प्रकृति का जन्म हुआ, तो मानव जब सबसे पहले अस्तित्व में आया इस पृथ्वी पे, तो तब से लेके आज तक के सफ़र में मनुष्य ने 4 विषयों का, अब वो 4 विषयों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, 4 सब्जेक्ट हैं, उनके साथ अपने आप को और एनवायरनमेंट को, अर्थात प्रकृति को, नेचर को इंटरकनेक्ट किया। और आदि मानव ने, मानव क्या होता है, जो सभ्य है वही मानव। आदि मानव से मानव बनने की प्रतिक्रिया क्या है, आपको बता दूं कि आदि मानव जिसके पास सभ्यता नहीं है वो आदि मानव, और आदि मानव से अगर मानव बन गया इसका मतलब उसके अंदर सभ्यता आ गई, सभ्य चीज़ें आ गई। तो आदि मानव से मानव तक का सफ़र तय किया और आगे भी जारी रहेगा। मतलब आपस में मनुष्य ने और प्रकृति ने इंटरकनेक्ट किया। कौन कौन सी सब्जेक्ट थी वो, उनमें देखो क्या है, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लॉजिक। अब ये सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है या लॉजिक है। ये कहा भी जाता है कि ये इंसान को ये 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने चाहिए अगर उसके मस्तिष्क का उसको फुल्ली डेवलप करना है, समझना है अपने आप को, या अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या होती है, पूरे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है जिसके कारण हम मानव कहलाने के हकदार हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी जगत पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे बुद्धिमानी जीव की संज्ञा अगर मानव को मिली है तो वो किस कारण से मिली है, वो इस मस्तिष्क के कारण मिली है। क्योंकि इंसान के पास मस्तिष्क है, और वो मस्तिष्क, तो औरों के पास आप कहोगे क्या है, तो दिमाग हो सकता है उनके पास, लेकिन मस्तिष्क नहीं। मस्तिष्क होने के कारण हमारा जो चिंतन शक्ति है वो काफ़ी डेवलप है, उसको इतना डेवलप कर लिया कि वो मानव सबसे समृद्ध है और जीवों में। तो ये 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और लॉजिक, ये चारों सब्जेक्ट क्या हैं। अब देखा जाए तो चारों सब्जेक्ट कुछ नहीं है, थिंकिंग है और थॉट ऑफ प्रोसेस है। जैसे मैथमेटिक्स या लॉजिक एक समझ सकते हो आप, ये भी लॉजिक एक तरीके। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक एक सोच होती है या फिर एक थॉट ऑफ प्रोसेस होती है। फिलॉसफी या साइकोलॉजी क्या है, ये भी एक थॉट ऑफ प्रोसेस है। तो मैथमेटिक्स को ये समझा जाए कि विचार या फिर चिंतन, विचार या फिर चिंतन की प्रक्रिया वही मैथमेटिक्स है, और इसी चिंतन और विचार की प्रक्रिया को ही मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो उसको क्या कह सकते हैं, देखो मैंने नीचे लिखा भी है कि अतः विज्ञान एक अमूर्त विचारों का चिंतनशील विज्ञान है। अमूर्त विचार ऐसे विचार जिनको हम साक्षात रूप में नहीं देख सकते, अमूर्त जिनको मतलब देखा नहीं जा सकता, उन विचारों का चिंतनशील विज्ञान है। यानी जिनको हम नहीं देख सकते, उनकी एकमात्र कल्पना मात्र कर रहे हैं, और उस कल्पना को हम अपने मस्तिष्क में चिंतन कर रहे हैं उसी कल्पना का। और ये देखा जाए कि जो भी अमूर्त विचार हैं और जो चिंतन कर रहे हैं ये स्वतंत्रता से भी परे हैं। जैसे बोलते हैं ना, जिसको हम देखा जाए कि ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो उससे भी परे हैं, यानी कि ये बहुत दूरी तक जा सकते हैं। और गणित, इस चीज़ को मैं बता दूं कि गणित है वो विज्ञान की आधारशिला है। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो साइंस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंस का सिंगल एक्सपेरिमेंट विदाउट मैथमेटिक्स प्रूफ नहीं कर सकते हम। तो इसलिए जितनी भी जो बेस है साइंस का, जो बेस है आज जो साइंस टेक देख रहे हैं उसका बेस है वो मैथमेटिक्स है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स क्या है और किस रूप में हमें मैथमेटिक्स को देखना है। देखो ये लेक्चर रिकॉर्ड होने से पहले और आगे चीज़ें आपको बताने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ आगे, उसमें आपको धैर्य, पेशेंस जरूर बना के रखना है। बहुत से कहते हैं कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आने का रीज़न होता है कि हम पेशेंस खो देते हैं, धैर्य बना के नहीं रखते। तो फर्स्ट थिंग तो आपको इसको रखने के लिए आपको
पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस आपके पास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस होगा तो हम स्टडी डीपली कर पाएंगे, और स्टडी अगर डीपली होगी तो उसका जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि शॉर्ट पढ़ने की जरूरत, अगर डीपली पढ़ेंगे तो, अगर डीपली नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट पढ़ते हैं, और शॉर्ट पढ़ते हैं तो एग्जाम में जिन चीज़ों को हम छोड़ के जाते हैं, डीपली नहीं पढ़ते हैं, वही चीज़ें हमें परेशान करती हैं और हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ और आप एग्जाम में जाओ और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाओ, तो उसके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपका पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है। पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा तब आप उस चीज़ को आत्मसात कर सको, अपनी डेली लाइफ से जोड़ सको, और जिस उद्देश्य के साथ, जिस पर्पज़ के साथ आप पढ़ रहे हो कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड आए, तो वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे तब आपके पास पेशेंस होगा। और पेशेंस इसलिए बना के रखो क्योंकि आपने इससे पहले बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले क्लास ली भी होगी, नहीं भी ली होगी, तो जिन बच्चों ने क्लास ली है वो दोबारा भी लेते हैं और भी लेते हैं, मैथ की क्लास 3-4 बार करते रहते हैं। तो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो छोड़ जाता है स्टूडेंट, और वो कुछ बेसिक कंसेप्ट उसको लाइफ टाइम या फिर जब जब मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो परेशान करता है। अगर आप धैर्य बना के रखेंगे और डीपली, अगर आप धैर्य बनाने के साथ डीपली अगर स्टडी करेंगे तो वो जो वीक पॉइंट हैं जो आपके रह गए, जिनकी वजह से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे और आपको मैथमेटिक्स करने में परेशानी आ रही है, वो आपको नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पेशेंस बना के रखना है। लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अगर देखो मैथमेटिक्स मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि थोड़ा तार्किक सब्जेक्ट है, लॉजिकल है थोड़ा, तो हो सकता है कि एक टाइम पे आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो लेक्चर, जैसे जितने भी देर का होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का, तो हो सकता है कि बीच में आपको ऐसा लगे कि चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। हालांकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आप आगे लेक्चर में देखोगे भी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ चाय पानी जो कुछ पी के आना आइए और वापस से देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है, समझना है। देखो मैंने पहले कहा है क्या, अमूर्त विचारों का चिंतनशील विज्ञान है। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर उन चीज़ों को आप चिंतन नहीं करते हो, उनका अपने माइंड में उन थॉट का प्रोसेस नहीं करते हो, थिंकिंग नहीं करते हो, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ये चारों सब्जेक्ट में काम करता है, मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो भी होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलो ये आपकी समझ में आ गया हो किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब देखा जाए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसकी स्टोरी होने वाली है, कि स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, मैथमेटिक्स कैसे आया। तो चलो एक बच्चों की तरह एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मैथमेटिक्स किस तरीके से आया। तो देखो फर्स्ट इस चीज़ को आप समझ लें कि जैसे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मैथमेटिक्स का जन्म हो चुका था। यानी दोनों के दोनों पैरेलल चले थे। मानवता को और गणित के विकास को आप एक दूसरे का पर्याय मान सकते हैं कि जैसे जैसे मानवता का विकास हुआ वैसे वैसे गणित का विकास हुआ। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स और पहले भी आ गई, लेकिन हमारे सामने वो प्रस्तुत मानवता के कारण हुई, मानवता के थ्रू हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवता और विज्ञान का जो विकास हुआ वो एक साथ हुआ। और ये जो दुनिया है, इस दुनिया के सारे विज्ञान को, जिसको हम कहते हैं कि साइंस है, साइंटिफिक कैसे प्रूव करोगे सारी चीज़ें, तो दुनिया का जितना भी साइंस है उस सब का बोझा उठाने वाला कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इस पूरे साइंस को अपनी पीठ पर टिका रखा है। और ना केवल साइंस, इसमें हम कह सकते हैं कि कला है, संगीत है, स्थापत्य कला है, या कंप्यूटर, जितनी भी स्टडी वगैरह हैं, तो सब कुछ। क्योंकि देखो संगीत के बारे में बात की जाए, संगीत के बारे में अगर जिस तरीके से संगीत में सुनाई देता है, तो अगर वो 2 ताल ऊपर और नीचे भी हो जाता है तो वही चीज़ हमें जो संगीत लग रहा है, मधुर लग रहा है, वही हमें मतलब चुभने लगेगा, इस तरीके से लगेगा। और अगर देखा जाए तो स्थापत्य कला या फिर स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में बात की जाए तो क्या है, वो आकार और अनुपात है। आकार और अनुपात का एक सही जोड़ा है, मिश्रण है। उसमें अगर आप चीज़ों को रखोगे तो वो चीज़ें कला का और स्थापत्य कला का रूप धारण करती हैं। अदरवाइज वही क्या कहते हैं, ऊपर नीचे और मोटी पतली, इस तरीके से ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, इस तरीके की जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ों को हमें समझना है। तो देखो मैथमेटिक्स मानव के विकास के साथ ही स्टार्ट हो गया। अब इसका हम पड़ाव देखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स आगे की तरफ बढ़ा।
तो देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो लिखित रूप, ऐसे तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो लिखित रूप था वो हमें मिलता है बेबीलोनिया, यानी पहले का जो बेबीलोनिया था, पहले का बेबीलोनिया और आज का जिससे बेबीलोनिया इराक कहा जा सकता, उसमें लिखने या अंक के साक्ष्य मिलते हैं। वो कहाँ पे लिखते थे? मिट्टी पे लिखते थे और भोजपत्र पे। इन दो जगहों पर भी लिखा करते थे कि मिट्टी पे लिख लेते थे या भोजपत्र होते थे उन पे लिखा करते थे। बेबीलोनिया इराक के लोग। तो सबसे पहले लिखित रूप या किस तरीके से मैथमेटिक्स के विकास की जो शुरुआत होती है वो बेबीलोनिया या इराक से होती है। और उसी के पास मिस्र के पिरामिड। देखो दुनिया में जितनी भी आकृतियां बनी हुई हैं मानव निर्मित, उनमें सबसे प्राचीनतम कलाकृति कोई है तो वो है मिस्र के पिरामिड। और मिस्र के पिरामिड आज से 5000 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व इस तरीके से कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जो डेथ, मतलब उनका ईसा मसीह के डेथ के 5000, मतलब इस तरीके कह सकते हैं कि 5000 साल हो गए टोटल, तो कह सकते हैं कि 3000 साल, क्योंकि 2000 अभी चल रहा है, तो 3000 साल ईसा मसीह के डेथ के 3000 साल पहले मिस्र के पिरामिड बन चुके थे। तो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन कलाकृति थी वो थी मिस्र के पिरामिड। अब यहाँ आप बोलोगे कि इसका मैथमेटिक्स से क्या जुड़ाव है? तो देखो मिस्र के पिरामिड या कोई भी चीज़ जैसी पिरामिड जैसी कोई चीज़ मिलाई जाती है तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ज्योमेट्री। क्यों ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी? देखो मैं आपको बता दूं क्या है मिस्र के पिरामिड। देख ले एक बार मिस्र के पिरामिड क्या है। तो देखो ये मिस्र के पिरामिड रहे, आप देख रहे हैं, आपको इमेज मैंने लगा दी है मिस्र के पिरामिड की, देख सकते हैं। तो ये क्या है? देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक तरीके से क्या है ये, आप देखोगे इस चीज़ को, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का मिस्र के पिरामिड कुछ नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? व्यवहारिक रूप। जो पाइथागोरस की प्रमेय है उसका व्यवहारिक रूप ही मिस्र के पिरामिड हैं। कैसे कि उनको ये पता नहीं था कि पाइथागोरस क्या है प्रमेय, लेकिन उन्होंने इसका व्यवहारिक रूप धारण कर लिया। किस तरीके से कि उन्होंने कहा कि कोई पत्थर की बड़ी शिला ली और उस पर 3 हाथ, एक गांठ 3 हाथ दूर लगा दी, एक गांठ लगाई 4 हाथ दूर और एक गांठ लगाई 5 हाथ दूर, और रस्सी इस तरह रस्सी थी तो रस्सी पे 3 गांठ दूर, 4 गांठ दूर और 5 गांठ इस तरीके से लगा दी हाथ हाथ पे उन्होंने। और इस तरीके से करके ये उनको मिल गया पाइथागोरस प्रमेय। और उसी के से ये देखो ये कुछ नहीं है, ये 4 त्रिभुज हैं। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जो मिस्र के पिरामिड कुछ नहीं है, ये 4 त्रिभुज हैं। इस तरीके से 4 त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, 4 समकोण त्रिभुज, ठीक है। और 4 समकोण त्रिभुज होने के साथ ये देखो इस तरीके से ये और ये इस तरीके से एक पीछे लगा हुआ है। तो ये आपको मिस्र का पिरामिड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, पाइथागोरस की प्रमेय का व्यवहारिक रूप है, यही मैथमेटिक्स है। अब इसके आगे की कहानी कहाँ स्टार्ट होती है? फर्स्ट देखो हमने क्या कहा था कि हम पहुंचे थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चीज़ों को कि सबसे पहले अगर अंक कहीं पे मिले हैं तो वो मिले हैं इराक या बेबीलोनिया में। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो वो मिट्टी पर भोजपत्र पर लिखते थे। फिर मिस्र के पिरामिड सबसे प्राचीनतम कलाकृति है। और इससे आगे का प्रारूप अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो मिस्र से 7000 किलोमीटर दूर है चाइना, 7000 किलोमीटर दूर। तो चाइना में मिलते हैं, चाइना में चीन की दीवार। अब चीन की दीवार क्या है? चीन की दीवार का पहला पत्थर कब रखा गया था वो बताते हैं कि आज से करीब 2500 साल पहले। अब ऐसी जगह जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह हो, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे घाटी है, इस तरीके से, और वहाँ पे चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, या फिर निर्मित मानव द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी कृति है जिसको कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा है, वो है चीन की दीवार। तो इतनी बड़ी चीन की दीवार को किस तरह बनाया गया होगा? विदाउट मैथमेटिक्स क्या ये पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि आज के साइंटिस्ट भी, जो आज के साइंटिस्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो भी इस तरीके की वो देखते हैं चीन की दीवार, तो बनाना एक छोटा हिस्सा बनाना भी उसका बहुत मुश्किल बात है। लेकिन सोचो उस टाइम पे इंजीनियरिंग भी नहीं थी, सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन क्या था? मैथमेटिक्स था चाइनीज़ के पास, चाइना के पास मैथमेटिक्स था। तो उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज लेते हुए चाइना की दीवार, देखो मैं आपको बता भी दूँ, ये रही चाइना की दीवार। तो देखो यहाँ पे कहीं ऊपर, कहीं पे नीचे, फिर ऊपर, कहीं पे नीचे। तो ये क्या, ये किस तरीके से बनाए?
कहीं पे किलाबंदी कर रखी थी बीच बीच में। क्यों क्यों कर रखी थी? क्योंकि चाइना शुरू से ही व्यापार की दृष्टि से सिल्क रूट जिसे कहते हैं बहुत ही समृद्ध था, तो यहाँ से सिल्क जाया करता था। तो उसकी वजह से जो भी यहाँ की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए यहाँ के राजाओं ने, प्राचीन राजाओं ने चीन की दीवार बनाना स्टार्ट की थी। तो इसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा यूज है। इसमें क्या है, पिरामिड है। पिरामिड तो मैंने आपको बता दिया, चीन की दीवार है। तो चीन की दीवार इस तरीके से बनी, जो भी इसमें किस तरीके से लिखना स्टार्ट किया, टुकड़े स्टार्ट किए, जिस तरीके से ये उबड़ खाबड़ टुकड़े थे उनको बनाया और एक तरीके से चीन की दीवार का वर्तमान रूप धारण किया। अब ये चीन की दीवार में मैथमेटिक्स का यूज कहा जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि चाइनीज ने और क्या किया था। देखो एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मिलते हैं बेबीलोनिया में लिखने के अंकन, उसके बाद मिस्र के पिरामिड प्राचीनतम कलाकृति, उसमें पाइथागोरस का प्रमेय, उसके बाद चाइना की दीवार मैथमेटिक्स से बनी। इसके अलावा चाइनीजों ने एक सबसे बड़ा काम क्या किया था कि जब भी बेबीलोनिया के लोग या ईरान के लोग अपना काम करते थे या मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती थी। सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं कर पाते थे, मतलब कुछ लिमिटेड जो वर्ड थे, लिमिटेड जो नंबर थे उनका ही वो सॉल्व कर पाते थे। बड़े नंबरों को लिखने के लिए क्या किया कि चाइना के लोगों ने बांस के टुकड़ों से कॉलम बनाना स्टार्ट किया और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, अर्थात उन्होंने डेसिमल प्लेस का सिस्टम डेवलप कर लिया चाइनीज। बट बड़े अंकों को लिखना अब भी असमर्थ था। किस तरीके से कि देखो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि बांस के टुकड़ों का कॉलम ये पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका हमें पता नहीं होता किस तरीके से धारण किया। ऐसे धारण किया कि जैसे आज हम 1 लिखते हैं तो 1 को वो इस तरीके से लिखा करते थे, 2 को इस तरीके से, 3 को 3 बांस लगा दिए बांस के टुकड़े, 4 को 4 बांस के टुकड़े लगा दिए, 5 को 5 बांस के टुकड़े लगा दिए और 6 को 1 ऊपर लगा दिया बांस का टुकड़ा और 1 सीधा लगा दिया नीचे। तो ये 1 हो गया और ये सीधा लगाया, इसको कहेंगे 5। तो 5 और 1 6, उस तरीके से इसको 5 और ये 2 7 ही हो गए। उसी तरीके से 8 और 9। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 924 को किस तरीके से लिखेंगे, तो 9 लिखने के लिए ये तो देखो ये सीधी रेखा हो गई, ये हो गई 5 और 4 आड़ी लगा दी, कितने हो गए 9। अब 2, ये 2 हो गए, फिर 4 की बात की तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब आप कहो कि इसको ऐसे क्यों लिखा है, ये देखो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 2 क्यों लगाए इन्होंने, इसकी कह सकते हैं ना कि इस तरीके से क्यों लगाया इसने। तो ये इसलिए लगाए थे क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा है ना, इकाई, दहाई, तो इस तरीके से उन्होंने लिखाया था कि 5 के बाद जैसे 10 तो इस तरीके से, तो 24, तो 924 को भी इस तरीके से लिखा करते थे। लेकिन अब भी प्रॉब्लम क्या थी, बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हो जाती थी, तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आजकल क्या होता है, हम बहुत बड़ी संख्याओं को, करोड़ तक की संख्याओं को एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। तो उस लेवल तक मैथमेटिक्स को आने के लिए किन किन तरीकों से या किन किन रास्तों से उसका सफ़र तय करना पड़ा है, वो हम देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है इसमें कि भारत ने गणित के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कि चाइना ने विकास कर लिया, सबसे पहले पाया गया वो बेबीलोनिया में, ईरान में। उसके बाद चाइना ने उसको लिखना, 9 तक की संख्याओं को लिखना स्टार्ट किया। लेकिन असली जो गेम है या कहते हैं मैथमेटिक्स का जो रियली जो डेवलपमेंट हुआ या मैथमेटिक्स को इस रूप तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो हम इंडियंस का है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत से बच्चे इस चीज़ को जानते भी नहीं है, इंडियंस हम होते हुए, कि मैथ के विकास में इंडियंस ने किस प्रकार से योगदान दिया है। एक तरीके से मैं यह भी कह सकता हूँ, आपको देख के पता भी लगेगा आगे जब मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, कि विदाउट इंडियन मैथ्स का यह रूप लगभग असंभव था, इस रूप तक नहीं आ पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं कि जीरो का आविष्कार, पाई का आविष्कार और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं आगे बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स के योगदान में भारत, जो मैथमेटिक्स का योगदान था उसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दुनिया, इसमें देखो वर्ड लिखा है जो मैंने, कि जिससे दुनिया का गणित और गणित की दुनिया बदल कर रख दी। इतना बड़ा बदलाव कि आपने पूरी दुनिया की गणित बदल के रख दी, आप गणित की दुनिया बदल के रख दी, वो हम इंडियंस ने किया था। कैसे कि पहले तो उन्होंने 1 से 9 तक के जो नंबर थे उनको सरलता रूप में लिखना सिखाया। कैसे, चाइनीज उनको इस तरीके से लिखते थे, ये देखो मैंने बता रखा है, चाइनीज इस तरीके से लिखते थे। अब देखो इस तरीके से लिखने में कितना ज़्यादा टाइम जा रहा है। 9 को इतनी बड़ी इच्छा में लिखोगे आप, इतने बड़े में, उससे अच्छा 9 को सादा इसमें लिख दो ना, ये लिख दिया 0, बिल्कुल। तो इंडियंस ने इसको सरलतम रूप में लिखने की कोशिश की, 1 से 9 तक की संख्याओं को। इसके अलावा
बात करते हैं जीरो की, तो आर्यभट्ट नाम के, आम सुना होगा खूब, मैथमेटिशियन हुए थे आर्यभट्ट 6ठी शताब्दी में। उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया उन्होंने। और जीरो का आविष्कार भी इस तरीके से नहीं कि मतलब जो लोग थे जैसे चाइना के थे या ईरान के थे, वो समझते थे कि जीरो है, हाँ इकाई दहाई का अंक है वो जीरो है, लेकिन उसको लिखना नहीं आया उनको, समझते थे सिर्फ, लेकिन उसको लिख नहीं पाते थे। 10 लिखते नहीं थे, वो समझते थे कि यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि किस तरीके से लिखा जाए, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इंडिया ने सिखाया, और इससे मतलब चीन के और मिस्र के जो लोग थे वो समझने के बावजूद लिख नहीं पाए, तो इसके लिए भारत ने इसे लिखकर दुनिया के इतिहास को, आज के वर्तमान तक के सफ़र को आसान बना दिया। अगर मान के चलो जीरो का आविष्कार नहीं होता, जीरो को लिखना नहीं सिखाया जाता, तो क्या आज का ये जो युग है वो पॉसिबल था? नहीं था। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ आज के युग में क्या देखते हैं? कंप्यूटर क्रांति, टेक्नोलॉजी। जिस फ़ोन से हम पढ़ रहे हैं या फिर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, आप और पढ़ रहे हैं इसको, तो वो कंप्यूटर में क्या चलता है? बाइनरी सिस्टम 0 और 1। चलो 1 का आविष्कार हो गया, 0 का हुआ ही नहीं, तो कंप्यूटर भी नहीं बन पाता। तो 0 का बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से सॉल्व, अगर 0 का आविष्कार जब हो गया था तो बड़ी बड़ी संख्याओं को सेकंडों में, मतलब मिनटों में आसानी से सॉल्व किए जाने लगा था। अब आपको थोड़ा बता दें कि आर्यभट्ट जी के बारे में, देखो ये तस्वीर लगी हुई है कि आर्यभट्ट जी कौन थे। तो 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ, और नालंदा विश्वविद्यालय के ये संस्थापक कहे जाते हैं। जो आर्यभट्ट हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं। गुप्त काल में, जो कि गुप्त काल, देखो गुप्त इनका जुड़ा हुआ काल है गुप्त काल। आप जोड़ के देखें, इंटरकनेक्ट करें चीज़ों को, पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में गुप्त काल, और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल गुप्त काल क्यों था? बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। आप कहेंगे ये कैसे? स्वर्ण काल उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि कला, विज्ञान और स्थापित कला, इन सब में भारतीयों ने स्वर्ण काल में अभूतपूर्व प्रगति की। ऐसी प्रगति जो इससे पहले नहीं हुई थी, वो इन गुप्त काल में या फिर स्वर्ण काल में हुई। तो गुप्त काल में ये सारी चीज़ों की, कला की, विज्ञान की, स्थापित कला की जो अभूतपूर्व प्रगति हुई, उसके कारण इतना सारा उन्होंने डेवलपमेंट किया। उसी के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इंडिया बहुत डेवलप हुआ इस दौर में। विज्ञान का विषय हो, चाहे वो कला का हो, चाहे स्थापित कला को, इन सारे सब्जेक्ट में इंडिया बहुत आगे, दुनिया से काफ़ी आगे उसने डेवलपमेंट किया और विकसित हुआ। इसी के कारण इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। यह आपको पता है क्या? अब इसका ऐसे नहीं कि आर्यभट्ट आए कहीं से और उन्होंने तुरंत कर दिया, हाँ ठीक है, 0 का आविष्कार किया, ठीक है, लेकिन 0 को कहा क्या जाए? आविष्कार कर दिया, लेकिन इसको कहा क्या जाए? तो उस टाइम पे इसको कहा गया था शून्य। और इसके पीछे कारण क्या था? देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कारण, तो भारतीय संस्कृति है उसकी जड़ें आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो रीजन था वो था आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि हमको, आप पढ़े होंगे, बताया होगा, आप बहुत से लोग बताते भी हैं, और पढ़ के आपको पता लगेगा कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो शून्य से उत्पत्ति हुई है और अंत में इसी में मिल जाना है। तो कौन सी शून्य? क्या है? बहु चीज जो नथिंग, कुछ नहीं है, वो शून्य है। तो शून्य के बारे में उन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने शून्य के बारे में आर्यभट्ट ने बताया, और उसके जो कारण था वो हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। आध्यात्म से चीज़ें डेवलप हुई, और आज के दौर तक ये चीज़ें जो पढ़ते आ रहे हैं कि शून्य का आविष्कार हुआ, और आज का दौर जो देखते हैं उसमें शून्य का बहुत बड़ा आविष्कार, मतलब योगदान है। आगे देखते हैं क्या हुआ कि 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त जी आए। अब ब्रह्मगुप्त जी ने बहुत अच्छा, इससे और भी अच्छा डेवलपमेंट किया, मतलब और अच्छा डेवलपमेंट किया। और अच्छा क्या, आज के तौर पे जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो क्या है कि अगर 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 ही आएगा, या 1 में से 0 घटाते हैं तो 1 ही आएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। आज के जो दौर है उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करें तो वही संख्या रहती है, या किसी भी संख्या में से अगर 0 घटा देते हैं तो वही संख्या होती है, उसमें 0 घटाने या जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों की तीनों ये ब्रह्मगुप्त जी ने बताई थी। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिस हो गई, वो क्या? देखो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अब भी भाग,
डिवाइड करने पे क्या हो गया, मिस हो गया। तो इसके लिए 12वीं शताब्दी में भास्कर जी आए थे। ये देखो भास्कर जी की मैंने इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं। भास्कर जी ने बताया कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जाए, 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो वो आएगा अनंत। अब अनंत क्या है, अनंत बता दिया कि जिसको मतलब जो पता ना हो, अनंत जिसको किसी ने देखा ना हो वो अनंत है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि अनंत क्या है, अनंत वो है जिसको किसी ने देखा नहीं, बहुत दूर चीज़, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़। तो इसके पीछे भी, अनंत के पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी कारण स्पिरिचुअलिटी थी, आध्यात्म। भारतीयों का जो भारतीय वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होने का रीजन आध्यात्मिक है, प्रवृत्ति है उनकी। तो ये अनंत का जो आविष्कार हुआ इन्फिनिटी का, उसके पीछे भी कारण आध्यात्म था। क्या कि 0 को उन्होंने बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति 0 से हुई और 0 में मिल जाना है। लेकिन इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी को भारतीय दर्शन में, अनंत को भारतीय दर्शन में ईश्वर का दर्शन बताया गया है। अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति 0 से हो रही है और कहाँ तक पहुँचना है, उसे ईश्वर के दर्शन तक पहुँचना है, इन्फिनिटी तक। तो वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी इस तरीके से चीज़ों को बताया गया। तो ये स्पिरिचुअलिटी की चीज़ थी, आध्यात्मिक चीज़ थी। तो भारतीयों को आध्यात्म का इतना बड़ा कहते हैं ना, आज के दौर में हम आपको सुनते हुए मिलेंगे कि क्या है आध्यात्म। आध्यात्म के बारे में कोई भी चर्चा करे तो ये कुछ नहीं है, बोले सिर्फ एक कोरी कल्पना है। इस तरीके से बहुत लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। वो ये बात सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने एक्चुअली आध्यात्म को पढ़ा नहीं है या फिर जाना नहीं है। हमारे पुराने वेदों को, ग्रंथों को, वेदांतों को, उसका अगर अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि हम प्राचीन काल में कितने समृद्ध थे। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसे के रूप से समृद्ध थे और चीज़ों से समृद्ध थे, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी समृद्धि होती है मानव जीवन की, उसका मस्तिष्क के रूप से या चारित्रिक रूप से उसका विकसित हो जाना, आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाना। तो उसमें इंडियंस आज ही बहुत आगे हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 46 यानी 40 संस्कृतियाँ विकसित हुई। लेकिन आज के टाइम पे जैसे देख सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, चाइना की सभ्यता विकसित हुई। आज के अगर दौर में देखा जाए तो 40 में से 45 सभ्यता विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन एक सभ्यता जो आज भी जीवित है और आज भी अनवरत रूप से अपने आप को निखारे जा रही है, वो एकमात्र भारतीय सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता है। तो इसलिए आज क्यों है वो 40 सभ्यताओं में से सिर्फ 45 डिस्ट्रॉय हो गए और एक बची रही, उसका रीजन सिर्फ आध्यात्म था। तो आध्यात्म से इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए। आगे मैथमेटिक्स का दौर में क्या स्टार्ट होता है, आगे की कहानी कहाँ पहुँचती है कि हमने देखो 0 का आविष्कार कर लिया, बता दिया कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग देने पर क्या क्या आएगा। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका आविष्कार भारतीयों ने किया था। अब है क्या कि भारतीयों के अनुसार क्या है कि अंक और नंबर सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए नहीं है। मतलब अगर आज के तौर पे हम देखा जाए तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि जोड़ना और घटाना ये मैथमेटिक्स है। भारतीयों के अकॉर्डिंग ये नहीं है। इंडियंस के अकॉर्डिंग वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयाँ हैं। जो मैथमेटिक्स है वो अदृश्य यानी देख नहीं सकते इसको, अमूर्त जिसको हम कभी दर्शन नहीं किए, वो अदृश्य और अमूर्त इकाइयाँ हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, कभी भी हम सोचते रहते हैं, सारी चीज़ चलती रहती है, नए नए आविष्कार होते हैं, कुछ भी। वो क्या है, कभी भी जो मस्तिष्क है मनुष्य का, उसकी गुलाम नहीं है, उससे आगे की चीज़ है, वो सोचती रहती है। और मानवीय बहुत बड़ी मानवीय कल्पना है, यानी फ्रीडम। एक तरह कह सकते हैं कि आपको जितनी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, कहते हैं ना फ्रीडम क्या है, हमें आज़ादी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि आज़ादी आज़ादी। तो आज़ादी सिर्फ इन चीज़ों से नहीं है, आज़ादी होनी चाहिए आपको। आज़ादी की अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो एक्चुअली रूप में मिलेगी आपको स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से। आज़ादी किन चीज़ों से होनी चाहिए, हर कोई इंसान दुख से, इन सारी चीज़ों से आज़ादी चाहता है, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं, अलग अलग धर्मों में जिसकी व्याख्या मोक्ष के रूप में कही जा सकती है कि मोक्ष है वो, या फिर जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि जन्नत, मोक्ष, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ऊपर की हैं। मैथमेटिक्स के द्वारा बताया है कि जो मैथमेटिक्स है सिर्फ जोड़ने घटाने का काम नहीं है, ये अदृश्य और अमूर्त इकाइयाँ हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं है। ये मैथमेटिक्स भारतीयों के अकॉर्डिंग थी। और इसमें आगे का क्या हुआ कि सब इससे पहले क्या पॉजिटिव चीज़ें जानते थे कि हाँ धनात्मक चीज़ें सब कुछ, लेकिन इन सब के अलावा नेगेटिव नंबर, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनका दर्शन भी भारतीयों ने ही कराया। और वो इसे क्या कहते थे, वो इसे कहते थे ऋण।
ऋण जिसे हम कहते हैं कर्जा, ऋण लेना, लोन लेना, और उस ऋण से ही बन गया ऋणात्मक, उसको ही कहते थे ऋणात्मक नंबर। तो इसका ऋणात्मक संख्याओं का दर्शन भी भारतीयों ने कराया है। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, कि बोलते थे कि 2 में से अगर -4 किया जाए तो क्या बचेगा। अब पूरी दुनिया कहती थी इसको, पहले जब विकास नहीं हुआ था तो पूरी दुनिया इसको कहती थी 12वीं सदी से पहले, या जब भारतीयों ने इसका विकास नहीं किया था, कुछ नहीं बचेगा। जब 2 में से 4 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भारतीयों ने कहा कि नहीं, -2 बचेगा, यानी तुम्हारे ऊपर 2 का ऋण आ गया। जैसे मान के चलो आपको सिर्फ आपके पास 2 रुपये हैं, लेकिन आपने 4 रुपये खर्च कर दिए, तो क्या हुआ, 2 रुपये का ऋण आ गया ना आपके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भारतीयों ने बताया सबसे पहले। आप सोच के देखो, इतना समृद्ध परंपरा है हमारी, इतनी समृद्ध सभ्यता है हमारी, जिसमें मैथमेटिक्स में कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा और देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारतीयों के अनुसार अंक या नंबर सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए नहीं, बल्कि अंक वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयाँ हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र हैं। इसके अलावा क्या है कि अंक गणित हो या ज्यामिति हो या समीकरण हो, इसका अलग अलग रूप, यानी अंक गणित का अलग प्रयोग, ज्यामिति का अलग प्रयोग या समीकरण का अलग प्रयोग पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि इंडियंस दे चुके थे। इसकी आविष्कार पूरी दुनिया कर रही थी। लेकिन इस दुनिया में उसके आगे की चीज़ें, कि इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या हो सकता है, तो उसका दर्शन भी आपको, अगर आपको लग रहा हो कि अंक गणित और ज्यामिति और समीकरण कठिन है, तो इससे भी आगे की चीज़ बहुत जटिल, वो थी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति अंक गणित, ज्यामिति और समीकरण, इन तीनों का सम्मिलित रूप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का आविष्कार भी भारतीयों ने किया था। कैसे कि ज्या को, यानी साइन थीटा को वो ज्या बोलते थे और कोस थीटा को कोज्या बोलते थे। इस तरीके से उन्होंने कोस थीटा और इनके बारे में, आपके बारे में बात करना स्टार्ट किया। किसने, ये सब की चीज़ का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही इसका आविष्कार तभी कर दिया था, लेकिन दुनिया इस चीज़ को समझ नहीं पाई। तो इसके लिए आर्यभट्ट ने, क्योंकि जीरो को और तब तक जीरो का आविष्कार कर दिया, फिर इन्फिनिटी का आविष्कार हुआ। इन चीज़ों के बाद दुनिया त्रिकोणमिति को समझने लगी, जबकि आर्यभट्ट ने बहुत पहले इस चीज़ के बारे में बता दिया था। उन्होंने क्या बताया कि इंडियंस, मतलब आज के जो फेमस मैथमेटिशियन है, वो कहते हैं कि उस टाइम पे जब कहीं पे भी स्पेस के बारे में मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्पेस कोई चीज़ होती है, या चांद और ये सूरज है, इस तरीके से क्या चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे इंडियंस पृथ्वी से बैठे बैठे या धरती पे बैठे बैठे उस टाइम पे धरती पे बैठे बैठे भारतीय अंतरिक्ष की दूरियां माप रहे थे। सोच के देखो आप, कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जिस टाइम पे स्पेस वगैरह इसका कोई नाम भी नहीं जानता, उस टाइम पे हमारे बुजुर्ग, हम जिस सभ्यता से ताल्लुकात रखते हैं या जहाँ से हम हैं, हमारे बुजुर्ग यहीं पृथ्वी पे बैठे बैठे अंतरिक्ष की खोज कर रहे थे, अंतरिक्ष की दूरियां नाप रहे थे। अब उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप कहोगे कैसे, ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कैसे, तो उसका आपको सामने मैं उदाहरण पेश करता हूँ। वो क्या है कि देखो, महीने में 2 बार, महीने के अंदर 2 बार चांद आधा होता है। अगर चांद जब आधा होता है तो सूरज के ठीक सामने, अर्थात सीधी रेखा में होता है। जब चांद आधा होता है महीने में 2 बार, आपने देखा होगा, तो सीधी रेखा में होता है, और उस दिन धरती, चांद और सूर्य के मध्य परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखो किस तरीके से, मैं आपको इमेज के द्वारा बताऊंगा सारी चीज़ें, कि देखो ये सूरज हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये सूरज है, आपको जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलने दूंगा, ये सूरज है और चांद क्या है, आधा, तो चांद मैंने आधा लिख दिया, ठीक है। एक दूसरे के सामने है बिल्कुल, दोनों के दोनों, तो सूरज के जस्ट सामने चंद्रमा और चंद्रमा के जस्ट सामने सूरज, और पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्या होगा कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य बनने वाला 1 डिग्री का जो कोण होता है, वो 1 डिग्री का 7वां हिस्सा होता है। इस चीज़ को इंडियंस ने पहले कर लिया था। 1 डिग्री का 7वां हिस्सा किस तरीके से, कि देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगी ये, तो आपको कौन हो सकता है कि कम का दिखाई दे, 1 डिग्री का 7वें हिस्से का ना दिखाई दे, 2 का 5 का दिखाई दे। लेकिन हमने क्या है, सूरज को देखो, ये सूरज रहा और ये
चंद्रमा रहा, या फिर ये देखते हैं ये चंद्रमा और पृथ्वी। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी देखो हमने कितनी सी ली है दूर में, हल्की सी, छोटी सी। मान के देखो इनको बहुत बढ़ा दिया जाए, अब उसके अकॉर्डिंग फिर सूरज को देखा जाए तो सूरज कितनी दूरी पे होगा, सोच के देखो कितना दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो उसके बीच में जब यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो 1 डिग्री का 7वां हिस्सा होगा। और इस 1 डिग्री का 7वां हिस्सा होगा। और अगर इसको साइन के फलक के अनुसार अगर इसको सॉल्व किया जाए कि साइन 1 डिग्री बाई 7 का मान अगर देखा जाए तो वो 1/400 या फिर कह सकते हैं 1:400 आएगा। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है 1:400 का मतलब होगा कि धरती से सूरज की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। ये हम इंडियंस उस टाइम पे अर्थात 6वीं शताब्दी में प्रूव कर चुके थे, जिसको कि नासा ने अभी प्रूफ किया है। कुछ दिन मतलब कह सकते हैं कि 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले इसको नासा ने प्रूफ किया है। जबकि हमारे बुजुर्ग इस चीज़ को बिना किसी स्पेस बड़ी बड़ी लेबोरेटरी या बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों का बहुत बड़ा ग्रुप, उसके बगैर ही इस चीज़ को पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हो कि हम कितने समृद्ध हैं। और हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, या फिर बहुत से बच्चे तो मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, और ये हमें जानना चाहिए कि हम कितनी समृद्ध परंपरा से आए हैं। तो उन सब के लिए मैथमेटिक्स का आप दर्शन कर सकते हैं। उससे आपको मैथमेटिक्स से पता लगेगा कि हम कितनी समृद्ध परंपरा से हैं, और उस चीज़ का अपने ऊपर अपने आप को आत्म अवलोकन का एक बिंदु भी आपको मिल सकता है। आत्म अवलोकन कर भी सकते हैं इस चीज़ से आप कि हमारे पूर्वज कितने समृद्ध थे। ऐसा होता है ना कि चलो पूर्वज जैसे थे, उसकी आने वाली पीढ़ी उससे समृद्ध, फिर आने वाली पीढ़ी उससे समृद्ध। मानव जाति में यही तो होता है। मानव जाति में कंटिन्यू चलने वाली एक साइकिल है, जिसमें आगे की जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। ऐसा ही होता है। जैसे आज से 20 साल पहले देखो तो आपको इतनी ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर बहुत कम हुआ करते थे, या फिर कोई कंप्यूटर का नाम सुना करता था। आज बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, वेदर के बारे में पता लग जाता है, सब कुछ है, सारी चीज़ें, बहुत अच्छी गाड़ी आ गई हैं, बहुत कुछ पता लग जाता है सारी चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, कंटिन्यू चले, डेवलप हुआ। लेकिन हम भारतीयों के साथ क्या हो रहा है कि हम आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कितने समृद्ध थे, और आज देखो क्या है। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों के अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज है और जहाँ पे दिमाग का काम है, मैथमेटिक्स का यूज नहीं, जहाँ पे दिमाग का काम है वहाँ पे इंडियंस का कब्जा है। आप गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके कहीं पे बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखें जहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे भरभार मात्रा में। क्यों? क्योंकि टैलेंट, ऐसा नहीं है कि पीढ़ियों से वो सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, जेनेटिक सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ है। उनको उसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उनके अंदर, उनके जीन्स के अंदर ऑलरेडी डेवलप है इंडियंस के अंदर। सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाए, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत मिले, तो वो डायरेक्शन आपको इस प्लेटफॉर्म पे कम्प्लीटली दिया ही जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है। तो देखो इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है ये पता लग गया आपको। माधव ने, इसके अलावा भी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि माधव ने क्या बताया कि एक को अनंत भागों में तोड़ा जा सकता है और एक में अनंत भाग जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं आ सकती हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या कैसे आ सकती हैं, जैसे ये 0 ये 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.1, फिर लिख सकते हैं 0.001, फिर लिख सकते हैं 0.002। तो इस तरीके से लिख के इसके बीच अनंत संख्याएं, मतलब 0 पॉइंट लगा चलो, 0 बढ़ाते चलो, कितनी भी संख्याएं लिख दो आप, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उतनी संख्या लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ माधव ने बताया कि 0 के और 1 के मध्य में अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ये देखो कितनी बड़ी कल्पना है, इसको और कोई समझ पाएगा, लेकिन हम इंडियंस ने इसको दिया। इसके अलावा क्या है, आर्यभट्ट ने एक आविष्कार और बड़ा किया, वो था पाई। पाई में उन्होंने क्या बताया कि पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 3.1414। इसी के आधार पर आर्यभट्ट ने धरती की परिधि को माप दिया। यानी यहाँ बैठे बैठे, पृथ्वी पर बैठे बैठे ये बता दिया कि जो पृथ्वी की परिधि है, जैसे ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की जो पूरी परिधि है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इसकी पृथ्वी की परिधि क्या होगी। तो आर्यभट्ट ने बताया कि धरती का जो घेरा है, घेरा अर्थात परिधि 24,835 मील है, जो लगभग सही थी। अप्रॉक्सीमेट तो नहीं कह सकते कि अप्रॉक्सीमेट बताई थी, वो माधव ने इसको अप्रॉक्सीमेट बता दिया था। क्यों?
क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें एरर थी, किस तरीके से कि एक तो चपटी हुई है, इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे 0 से और 1 के मध्य में अनंत संख्या आ सकती हैं, तो उसमें हल्का सा छोटा एरर था, उस एरर को उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया कुछ चीज़ें बता के। तो पाई क्या है, पाई की ज़रूरत क्या पड़ती है वैसे हमें, देखो पाई की मैंने इमेज लगा दी है। पाई क्या है कि जब भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे साइंस में कोई भी चीज़ उपयोग किया रही है, घर बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, तो आपको एक कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, देखो या कर्व की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से घुमावदार चीज़ें आ जाती हैं, जो घूमना आ जाता है, या फिर गोल चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो उनके लिए किस चीज़ के, रिंग रोड है जैसे कोई भी चीज़, तो उसके लिए पाई की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि घेरादार चीज़ों के लिए या फिर घुमावदार चीज़ों के लिए पाई की ज़रूरत पड़ेगी। और पाई क्या है, पाई कुछ नहीं है, परिधि और व्यास। जैसे ये कोई गोला है, उसकी ये परिधि हो गई पूरी, ये परिधि चारों तरफ का जो साई परिमाप, एक तरह परिधि, और ये उसका व्यास हो गया। तो इस व्यास का और जो परिधि का अनुपात है वो पाई है, यानी कि 22/7 होगा। किसी भी वृत्त का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वृत्त ले सकते हो, उसकी परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है। उसी को आर्यभट्ट जी ने पाई का नाम दे दिया। अब देखो ये तो हो गई पूरी कहानी। अब कहानी आपको एक बार मैं और से दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। देखो कहानी में क्या होता है कि सबसे पहले सिर्फ मैं आपको बोल के, चलो ठीक है पूरा बता देता हूँ आपको किस तरीके से कहानी में क्या हुआ था। कि सबसे पहले मैथ का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कि सबसे पहले हमको मिलता है बेबीलोनिया में अंक लिखने के बारे में पता लगता है कि बेबीलोनिया में सबसे पहले अंक लिखे जाते थे। उसके बाद मिस्र का पिरामिड 5000 साल पुरानी सबसे प्राचीनतम जो है कलाकृति है, जिसमें कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया गया। उसके बाद चीन की दीवार 2500 साल पुरानी, उबड़ खाबड़, लेकिन फिर भी इसमें मैथमेटिक्स का यूज था। और चीनियों ने क्या, बांस के टुकड़े लेके इकाई दहाई सैकड़ा का प्रयोग कर दिया, यानी कि डेसिमल प्लेस सिस्टम का प्रयोग कर दिया, लेकिन फिर इसको बड़े अंकों को लिखने में असमर्थ थे। लेकिन भारतीयों ने बड़े अंकों को लिखने में, भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान था इसमें, दुनिया बदल दी उन्होंने पूरी तरीके से मैथमेटिक्स की, और 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखना सिखाया सरलतम रूप में। इसके बाद आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और उसका कारण क्या था, अध्यात्म से जुड़ी हुई और शून्य से उत्पत्ति हुई मानव की चीज़ थी। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त आया, उन्होंने बताया कि जीरो के यूज बताया कि जीरो किस संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई की जाए, भाग दिया जाए। भाग के बारे में भास्कर जी ने बताया कि क्या होगा। उसके बाद ऋणात्मक संख्या के बारे में भारतीयों ने बताया। इसके बारे में अंक गणित और ज्योमेट्री और समीकरण तीनों का सम्मिलित रूप त्रिकोणमिति का आविष्कार आर्यभट्ट भारत में हुआ, और उन्होंने यहीं पे पृथ्वी पे बैठे बैठे ये बता दिया है कि चांद के और सूरज के बीच में कितनी दूरी है, या फिर क्या दूरी का कंपैरिजन है, यानी कि दुनिया अंतरिक्ष की दूरियां नाप रहे थे इंडिया से बैठे बैठे। उसके अलावा माधव ने बताया कि इन्फिनिटी के बारे में आगे बताया कि इन्फिनिटी का यूज किस तरीके से, 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटी संख्या आ सकती हैं। अब पाई का आविष्कार हुआ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो वर्तमान स्वरूप है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। आगे और भी इसमें अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते गए, और जिस वर्तमान रूप को हम पढ़ते हैं वो इसी सफ़र से होकर तय किया। तो ये हुई मैथमेटिक्स की कहानी। कह सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स यहाँ तक आके पहुँचा है इसके थ्रू। अब आप कहोगे कि इतनी कहानी पढ़ाने के बाद हमने अगला पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, वाई वी टीच मैथमेटिक्स, ये कह सकते हैं आप। तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि मनुष्य का सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है, उसका मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली चीज़ है, यानी कि माइंड। और ये क्या है, ये प्योर है, मैथमेटिक्स प्योर है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप झूठ कह सकते हो या किसी चीज़ ऊपर नीचे कह सकते हो, चीज़ें ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सच है। जो चीज़ यहाँ पे है 1 और 2 3 होते हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ 1 और 2 3 ही मिलेंगे आपको। इवन अगर आप कहते हैं एलियन के बारे में चर्चा होती है, कल्पना भी कहा जा सकता है, उसके बारे में भी आप देखोगे तो पता लगेगा हमको कि हो सकता है कि उनकी मैथमेटिक्स हमसे समृद्ध हो, लेकिन उसके बेसिक्स यही होंगे। तो ये सार्वभौमिक है, और रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया के दर्शन कराती है वो हमें मैथमेटिक्स कराती है। और इसके अलावा यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह चलती है, लॉजिकल है, यानी सारी चीज़ें लॉजिक बेस पे होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऊपर नीचे करके चीज़ों को काम चला देंगे ना, सब कुछ लॉजिकल बेस पे होगा। और फुल्ली चैलेंज है, यानी फन है। एक तो मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में, जिसको समझ में आ जाती है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में, ऐसा लगता है कि गेम है। आपने देखा होगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के जब इंटरव्यू आता है तो उनसे पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक 12th की टॉपर थी, एक गर्ल्स थी, तो उन्होंने कहा था मैथमेटिक्स तो मेरे लिए फ़न था, गेम।
बोले जब मैं पढ़ाई से ऊब जाती थी तो उस टाइम पे खेलने के रूप में जो एक तरह एंजॉय करती थी, फन करती थी, वो मैथमेटिक्स के साथ करती थी। तो ये हमारे माइंड के लिए टॉनिक का काम करती हैं। तो इसीलिए आती है ना अखबार में पजल्स वगैरह आती हैं न्यूज़पेपर में, तो उन पजल्स को सॉल्व करना चाहिए। सुडोकू खेलते हैं और भी गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो सारी चीज़ें टॉनिक। तो मैथमेटिक्स हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए एक टॉनिक का काम करती है। और मैथमेटिक्स इज़ ए एडवेंचर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड लर्न। नई चीज़ों को सीखने का और नई चीज़ें विकसित करने का एक सबसे अच्छा साधन मैथमेटिक्स को कहा जा सकता है। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रॉम मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे के सारे का उद्भव मैथमेटिक्स से ही होता है। विदाउट मैथमेटिक्स वी नेवर फुलफिल एनी एक्सपेरिमेंट, या प्रूव नहीं कर सकते हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को। तो कहा जा सकता है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई कि किस तरीके से क्या है, तो भारत क्या आ सकता है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यानी किसी सभ्यता, किसी देश की अगर मैथमेटिक्स चेक करोगे तो वहाँ से पता लगेगा कि उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता कितनी विकसित थी। तो मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया, इराक वगैरह, ईरान वगैरह यहाँ पे थी, मिस्र की सभ्यता, तो ये सबसे विकसित सभ्यताओं में नाम लिया जाता है। उसके बाद चाइना की सभ्यता का एक विकसित सभ्यता में नाम लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा विकसित भारतीयों की थी। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भारतीयों का रहा था, इंडियंस का। तो इसलिए कहा जा सकता है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। एक ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एक तरीके से सही तरीके से डिफाइन करती है। और भी सबसे क्यों पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी कि माइंड के लिए टॉनिक है, लॉजिकल है। लॉजिकल चीज़ें कैसे, बिना लॉजिक के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन आपका कॉमन सेंस है, एक अच्छे इंसान से दूसरे इंसान से वार्तालाप करने में, उसमें भी आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ों को समझने में उसके लिए भी लॉजिक की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें। और ये एक सारी मैं बताया कि माइंड प्योर है, सारी चीज़ क्या है, इसमें कह सकते हैं कि दिमाग में लॉजिकल चीज़ों को धारण करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि दिमाग है तो इसमें ये तो है नहीं कि सब कुछ भर लिया जाए, उल्टा सीधा रट लिया जाए। रट हट नहीं सकता है इंसान, हद से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रट सकता, एक लिमिटेशन होती है। तो उसके लिए लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। और लॉजिक के लिए क्या है, लॉजिक के लिए मैथ्स। तो लॉजिक से चीज़ों को समझना और लॉजिक के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना हमारे दिमाग के लिए भी आसान होता है। और माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है, यानी सृजनात्मक शक्ति हमारी बढ़ती है। सृजनात्मक शक्ति, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना बोलेगा, न्यू थिंग्स एंड लर्न। ये कह सकते हैं कि इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें ये इसके क्यों पढ़ें, ये इसके मैंने उपयोग बता दिया आपको, क्यों पढ़ना चाहिए इसको, ये रीज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है क्यों पढ़ा जाए, क्योंकि सिलेबस में भाई इसलिए पढ़ना है हमको, सिलेबस की वजह से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें कि मैथमेटिक्स के फ़ायदे क्या हैं, या दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग में ली जा सकती है मैथमेटिक्स। कह सकते हैं डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का क्या यूज है, यूज़ डेली लाइफ में क्या है। तो देखो इसके बारे में आपको बता दूं कि डेली लाइफ में इसके क्या यूज होने वाले हैं। तो डेली लाइफ के यूज के बारे में आपको बताता हूँ। देखते हैं डेली लाइफ के यूज में क्या है। कि देखो लाइफ है, जीवन है, तो जीवन के पैरेलल क्या प्रॉब्लम होंगी, और प्रॉब्लम होंगी तो उनका सॉल्यूशन होगा। जीवन यही तो है। आध्यात्मिक रूप में अगर इन चीज़ों को समझें आप तो क्या होगा, लाइफ क्या है। बोलते हैं कि बहुत परेशानी है, तो लोग आपको बोलते हुए सुने होंगे कि जीवन कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन का एक सम्मिश्र रूप है कि आपको परेशानी होंगी और उनको आपको सॉल्व करना है। या कह सकते हैं कि एक जीवन एक व्यायामशाला है जिसमें मनुष्य अपने आप को समृद्ध करने के लिए आता है। तो वो कैसे करता है, उसको अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं, प्रॉब्लम दी जाती है, उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है, उसके द्वारा वो उतना समृद्ध होता चला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चीज़ें हैं, चीज़ों का बिखराव। यानी कुछ चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गई हैं इनलॉजिकल तरीके से। यानी कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है। जैसे खेलते नहीं हैं हम, वो खेलते हैं, गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो उल्टे सीधे पड़े रहते हैं, उन्हें सीक्वेंस पे जमाना होता है। तो उन नंबर्स, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वही है, वो नंबर से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो नंबर्स हैं जो आपके चीज़ें बिखरी हुई हैं। अगर उन बिखरी हुई चीज़ों को एक सार्थक क्रम में अगर जमा दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं
कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिकल होना पड़ेगा, माइंडली प्योर होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, और उन सब के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, गणित की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इन दोनों के बीच मैथमेटिक्स स्टैंड करती है, और उसी से निकल के आता है जीवन, अर्थात लाइफ इन्हीं से निकल के आता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हम चौतरफा मैथमेटिक्स से घिरे रहते हैं। कैसे? सुबह जागते क्या हुआ, अलार्म बजी कैसे भी हुआ, या जागते टाइम देखते हैं टाइम क्या हुआ, तो टाइम क्या है? मैथमेटिक्स है। कितने बजे ये देखते हैं, तो वो क्या है? मैथमेटिक्स है। उसके बारे में हम ब्रश करने जाते हैं तो ब्रश में भी नैनो पार्टिकल होते हैं, 10⁻⁹ ब्रश नैनो पार्टिकल होते हैं जिनके कारण की घर्षण लगता है और दांत हमारे साफ होते हैं ब्रश करने से। तो कोलगेट में वो 10⁻⁹ नैनो पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या है? वो भी मैथमेटिक्स है। उसके बाद आगे देखते हैं पंखा चल रहा है, वो भी क्या? मैथमेटिक्स है। अर्थात जिस तरीके से आप देखेंगे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, उसका कितनी स्पीड से चलानी है, राउंड बाय राउंड चलना है, अर्थात पाई की वैल्यू है वो भी एक तरीके से पाई राउंड में चलना है, पहिए हैं, तो वो क्या है? सब मैथमेटिक्स है। तो चारों तरफ से हम मैथमेटिक्स से घिरे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि विदाउट मैथमेटिक्स इस जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीवन हो भी सकता है विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है किस तरीके से चीज़ों को है। अब आगे देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आगे क्या है। तो देखो इसमें मैंने सारी चीज़ लिख रखी हैं कि समय, घड़ी और कैलेंडर। घड़ी कैलेंडर देखते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। दूरी, ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। दूरी नापने की, कितनी दूरी पे चलना है, कितने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलना है। ठीक है, व्यापार, बैंक, कोई भी बिजनेस करेंगे तो विदाउट मैथमेटिक्स आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। बिना गणित के आप व्यापार नहीं कर पाओगे। इवन शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी है, दैनिक जीवन की आवश्यकता की कोई भी चीज़ें हम खरीदते हैं, कहीं से परचेज करते हैं, तो उनके लिए भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। इवन बैंक से लोन लेने जाते हैं या रूटीन बजट बनाते हैं, ये सारे हमारे दैनिक जीवन के लिए हैं। देखो व्यापार के बगैर नहीं रह सकते आप, शॉपिंग के बगैर नहीं रह सकते, पैसा नहीं है तो उसके लिए लोन चाहिएगा, रूटीन बजट बनाना पड़ेगा, तो इन सब में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक, कैसे? फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, स्पेस है, रॉकेट साइंस है, इवन कंप्यूटर साइंस है, ये टेक ही तो है सब कुछ। तो इसमें बायोलॉजी, हार्ट बीट हमारी किस स्पीड से चल रही है, बिना मैथमेटिक्स से कैसे कर पाओगे आप? बताओ हमें कि हाँ हार्ट बीट नाप लेंगे आपकी। उसके अलावा कितना कैलोरी भोजन चाहिए उसके बारे में कैसे करोगे आप? उस साइंस एंड टेक मेरा को बता दिया। वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कोई भी मौसम के बारे में जानकारी होती है वो बिना मैथमेटिक्स से किस तरीके से बता पाओगे, किस स्पीड से विंड्स आ रही हैं और आगे आने वाले कितने दिनों में यहाँ पे कोई भी तूफान वगैरह कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो किस स्पीड से आएगा, कितना नुकसान होगा, तो उसके बारे में पहले मौसम आधारित जानकारी दी जाती है। संगीत कैसे? संगीत में मैथमेटिक्स कैसे आप कहोगे कि कोई भी ताल है, मृदंग है, या फिर ऐसी चीज़ें, वायलिन है या हारमोनियम है, तो उसमें क्या है? उसमें मैथमेटिक्स है कि आपको 2 बार ऊपर जाना है, 3 बार नीचे जाना है, फिर 4 बार ऊपर जाना है, फिर वापस आपको 6 बार नीचे जाना है। तो वो क्या है? वो एक रिदम है। मैथमेटिक्स वो एक सीक्वेंस है, क्रम है, एक सार्थक क्रम। उससे क्या निकल रहा है? संगीत जो कि हमें मधुर लग रहा है। अगर उसी क्रम को हम बिगाड़ दें, मैथमेटिक्स ना हो, तो फिर क्या होगा? वो बेसुरा लगने लगेगा और फिर वही हमें संगीत नहीं सुनेंगे। कुकिंग में ज़रूरत पड़ती है कैसे? कि हाफ स्पून चम्मच, कह सकते हैं कि हाफ स्पून आप ऑयल डालो, जीरा डालो, इतना ग्राम वो होना चाहिए। तो ये सब में मैथमेटिक्स की जरूरत। स्थापत्य कला, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पर्पस तो हो नहीं सकता, सिविल इंजीनियरिंग विदाउट मैथमेटिक्स चल सकती है। कर्व वगैरह की जरूरत पड़ती है सारी चीज़ों में, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी पाई की, या फिर जितनी भी वैल्यू हैं अर्थमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी। कितना हमें ईंट चाहिए, बताते नहीं कि इतने बाई इतने का घर बनेगा, तो वो पहले मैपिंग वगैरह होती है तो नहीं हो सकता। मूर्तिकला और चित्रकला, ये क्या है? ये आकार और अनुपात, 2 चीज़ों का ध्यान रखें आप। इन सब चीज़ों में मैं चीज़ रखूँगा, आकार और अनुपात, यानी कि आकार और अनुपात का एक
निश्चित क्रम है कि इस क्रम में आपको आकार लेना है, इस क्रम में अनुपात होना चाहिए, उसकी एक साइंस है, वो मैथमेटिक्स है। तो बिना मैथमेटिक्स के आप एक चित्रकला भी नहीं बन सकते, ना स्थापत्य कला स्थापित कर सकते, फैशन डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी टेलर वगैरह वो क्या है, आपका नाप लेता है जाते ही फैशन डिजाइन करने के लिए कि कितना आपकी लेंथ है, कितनी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो आपकी डिजाइन करता है कपड़ों को। तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो कि आज के मानव जीवन को कहते हैं कि स्मार्टफोन जो कि इंसान को स्मार्ट बनाता है, जिससे बैठ के यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक कंप्यूटर है एक तरीके से। उसमें क्या विदाउट मैथमेटिक्स क्या चल सकता है? नहीं, ये भी एक मैथमेटिक्स है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, गेम खेलते हैं, कितने रन हो गए, या जो मैदान होगा वो कितने बाई कितने का होगा, पिच कितनी इंच की हो, पिच कितने इंच की, कितने फिट की होगी, कितने इंच की होगी। उसके अलावा कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे गेम्स हैं। बॉल होगी, बॉल का बैट क्या होगा, जो बैट होता है बैट का बैट क्या होगा, कितना चौड़ा होगा, ये सारे नियम वगैरह कहाँ से बनते हैं, चौका होगा छक्का होगा, किस तरीके से क्या होता है, मैथमेटिक्स। वीडियो गेम मैथमेटिक्स, ये देखो ये गेम खेलते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, मैथमेटिक्स। ये गेम खेलते नहीं है, देखो पजल सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। ये क्या है, मैंने इमेज बताई है कुछ आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो क्या कर रहा है, ये एक तरीके से मैथ्स है। और ये क्या है, मस्तिष्क। तो इस मस्तिष्क की जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, इसका एक्सरसाइज है, वो मैथमेटिक्स के द्वारा ही होती है। अर्थात ये जो एक्सरसाइज कर रहा है वो मैथ से कर रहा है, और फिर उससे क्या हो रहा है, मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, लॉजिकल हो रहा है, ज़्यादा समृद्ध हो रहा है, जीवन में ज़्यादा गुणवत्ता आ रही है, ठीक है, क्वालिटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम देख लेते हैं। डेली लाइफ में देखो मैंने चीज़ बताई है, पेंटिंग में ज़रूरत पड़ती है, मेजरमेंट में देखो ये आधा बोतल है कितना है, या फिर ये देखो ग्राउंड है उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा आपको सॉल्विंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी चीज़ है, पेपर्स फोल्डिंग वगैरह काटते हैं, कटिंग कितनी वर्क करती है, वेदर की ज़रूरत पड़ेगी, वेदर के लिए। इसके अलावा आपको ये देखो कोई भी फॉरेंसिक लैब वगैरह होती है उनमें ज़रूरत पड़ती है, फिंगरप्रिंट में ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है, सब कुछ वही है। टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, या जितने भी वन्यजीव वगैरह होते हैं उनके लिए भी एक ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की आपको। मनी, ज्योमेट्री, जिससे क्या एनवायरनमेंट ये बन रहा है, सब कुछ जितनी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं वो उसी से बन रही हैं। ये देखो सबसे अच्छा मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, ये हमारे पड़ोस में छोटू रहता है, वो देखो आते ही वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। गेम क्या है, मैथ्स। ये भी यहाँ पे मैथ्स सीख रहा है, और उससे क्या हो रहा है, इसका जो माइंड है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे इतनी कम एज में, आज के बोल रहे हैं ना, आज के बच्चे इतनी कम एज में इतना क्यों हैं, एक्टिव क्यों हैं, तो वो ये वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये यूज बता दी किस तरीके से ये यूजेज हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सिलेबस। तो देखो ये हमारा आरएस का सिलेबस है, ये देखो कौन कौन से सिलेबस, देखो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, देख लेते हैं एक बार। दैनिक जीवन में उपयोग कंप्लीट बता चुका हूँ किस तरीके से दैनिक जीवन में उपयोगी होगा। इसके अलावा देख लेते हैं इसमें दैनिक कौन कौन सिलेबस पूरा करेंगे। तो देखो ये हम करेंगे गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण पर प्रारंभिक ज्ञान, ये कंप्लीट करेंगे। ये आरएस का सिलेबस है पूरा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। संख्या से जुड़ी समस्याएं, परिणाम, क्रम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, SICI और आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें चार्ट वगैरह होंगे। और लगभग ऐसा ही सिलेबस हमारा IAS का है, सिविल सर्विसेज का, और UPSC से जुड़े हुए एग्जाम है उनका भी लगभग यही सिलेबस होगा। इसके अलावा देखो ये पटवार का सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट है ये देखो ये पटवार का सिलेबस है, ये ऊपर रीजन लिखी हुई है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड एंड प्रॉफिट लॉस, ये सारे हम कवर करेंगे। उसी के साथ देखेंगे ये रीट का सिलेबस है। रीट में अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, होल नंबर अप टू 1 करोड़, प्लेस वैल्यू, कंपेरिजन, फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या इंडियन करेंसी। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा है अपना कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब टोटल फ्रैक्शन के बारे में दिया हुआ है, फ्रैक्शन है और डेसिमल है। देखो ये है, उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM SCF ये भी है।
यूनिटरी लॉ है, एवरेज है, प्रॉफिट है, लॉस और एसआई। उसके अलावा प्लेन और कर्व स्पेस अच्छा, जिसमें ज्योमेट्री है, ये कंप्लीट ज्योमेट्री है। और लेंथ, विड्थ, कैपेसिटी, टाइम मेजरमेंट, ये सारा क्या है, ये भी एक तरीके से नंबर सिस्टम का और सरफेस अर्थात ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है, वो हम सारा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एसएससी का सिलेबस एनटीपीसी का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम कंप्लीट किया जाएगा। इसमें एसआईसीआई कंप्लीट किया जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट किया जाएगा, टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद मेंसुरेशन कंप्लीट किया जाएगा, एरिया वॉल्यूम वगैरह रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज कंप्लीट होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस किया जाएगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं बताई, और एलिमेंट्री एलजेब्रा आपको कंप्लीट की जाएगी, एलजेब्रा के नॉर्मल रैशनल नंबर वगैरह वो है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स अर्थात इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह और वो होगी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इस तरीके से ये देखो अपना कंप्लीट मैंने आपको बताया कि क्या क्या कवर किया जाएगा। तो पूरा मैंने सिलेबस बता दिया किस तरीके से हम कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करने वाले। तो देखो एक बार मैंने लेक्चर के बारे में और बता दूं कि देखो यहाँ पे हमने गणित क्या है आपको बता दिया, और कहानी मैंने आपको बताई है मैथमेटिक्स की पृष्ठ में किस तरीके से स्टार्ट हुई, तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। पढ़ना क्यों चाहिए, उसके दैनिक जीवन में फ़ायदे क्या हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्यों पढ़ना चाहिए देख लिया, और दैनिक जीवन में फ़ायदे भी देख लिए। कौन कौन से एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उस एग्जाम के सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारे आगामी लेक्चर होंगे। तो अभी हम जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारा नंबर सिस्टम पर होगी। नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर होगा, उसको हम आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम का आपके सामने अगला लेक्चर आने वाला है। तो आप इस चीज़ को एक बार, अगर कुछ चीज़ें, ये जो मैंने ये लेक्चर था मेनली ये था कि किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है स्टूडेंट का। तो आप मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए इस लेक्चर को देख के, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हैं वो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कौन सी चीज़ें हैं, वो कमेंट में आप ज़रूर एक बार बताएं। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, नंबर सिस्टम के साथ, और आपका प्रॉपर वे में है मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की हम कोशिश करते हैं पूरी।